रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 27 जनवरी है, दिन है जुमेरात का और साल 2022। नाज़रीन, बिला आखिर सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन भून ने नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहय्यात नाहली को अदालत उज़्मा में चैलेंज कर दिया और तहरीरी दरख्वास्त दायर कर दी गई। अब सवाल ये पैदा होता है इस तहरीरी दरख्वास्त के सबमिट होने के बाद कि क्या मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए इस किस्म की आइनी दरख्वास्त काबिल कबूल होगी, और इस दरख्वास्त को काबिल कबूल बनाने के लिए, एक्सेप्टेबल बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन भून को मज़ीद कितने पापड़ बेलना पड़ेंगे, कितनी रुकावटों को अबूर करना होगा और कौन से पैरामीटर्स हैं जिस पर एहसन भून को इस दरख्वास्त को काबिल कबूल बनाने के लिए उन पैरामीटर्स पर पूरा उतरना पड़ेगा। तो आज के इस प्रोग्राम में इन कानूनी सवालों पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज़ की जो अपीलें ज़ेरे इल्तवा हैं, इन ज़ेरे इल्तवा अपीलों से मुतल्लिक नैब के हवाले से एक बड़ी अहम खबर, एक चौंका देने वाली खबर आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में मुमकिना तहरीक के अदम एतमाद से मुतल्लिक भी आप नाज़रीन के साथ एक ख़बर शेयर करेंगे, क्योंकि 25 जनवरी को जो PDM का सरबराही इजलास हुआ, मैं अपनी अलालत के बायस PDM के सरबराही इजलास पर बात नहीं कर सका, कल भी कोई प्रोग्राम मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका। तो PDM के सरबराही इजलास के बाद मुमकिना तहरीक के अदम एतमाद से मुतल्लिक पोजीशन क्या है, अंदर की खबर क्या है, ये भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो पहली खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आज कुफर टूटा खुदा खुदा करके 11 जनवरी से ये ख़बरें मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों की जानिब से, मुख्तलिफ़ चैनल की जानिब से चलाना शुरू कर दी गई थी कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन जो है वो सियासत में दोबारा इंटर हो सकें, दोबारा सियासत में दाखिल हो सकें। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर हैं एहसन भून, उन्होंने अदालत उज़्मा में तहरीरी दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी है। लेकिन हमने 11 जनवरी को ही अपने तमाम फॉलोअर्स को, तमाम देखने वालों को बता दिया था, इन्फॉर्म कर दिया था कि ऐसी कोई दरख्वास्त जो है वो अदालत उज़्मा में ताहाल जो है वो दायर नहीं की गई। इस बात का हमारे पास सबूत भी मौजूद है, बाकायदा आप ख़ुद भी, ये मेरा सोशल मीडिया पे अकाउंट मौजूद है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ये मैंने 11 जनवरी को 7:12 पर बाकायदा ट्वीट करके बताया था कि ख़बरें चल रही हैं कि नवाज शरीफ जहांगीर तरीन की नाअहली के ख़िलाफ़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार ने दरख्वास्त दायर कर दी है। पहली बात, ऐसी कोई दरख्वास्त फ़िलहाल दायर नहीं हुई। दूसरी बात, अगर फ़ैसला बार के हक़ में आ जाता है ये दरख्वास्त दायर होने के बाद, तो इस दरख्वास्त का सबसे बड़ा बेनिफिशरी कौन होगा। मैंने 3 ऑप्शन दिए थे। एक ऑप्शन मैंने नवाज शरीफ का दिया, दूसरा ऑप्शन मैंने जहांगीर तरीन का दिया, और तीसरा ऑप्शन मेरा ये था कि क्या इस अदालती फ़ैसले से कोई तीसरा फ़ायदा उठाएगा। तो उस पोल में सबसे ज़्यादा जो वोट पड़े हैं 65% वो नवाज शरीफ को पड़े, यानी इस दरख्वास्त में अगर फ़ैसला हक़ में आया सुप्रीम कोर्ट बार के हक़ में, तो बेनिफिशरी जो है वो नवाज शरीफ होगा। दूसरा जो ऑप्शन अडॉप्ट किया गया वोट पोल करने वालों की जानिब से, वो तीसरा ऑप्शन लिया गया जिसमें 23% वोट पोल किया गया, जिसमें लोगों का ये कहना है कि अगर फैसला सुप्रीम कोर्ट बार के हक़ में आया तो फ़ायदा उठाने वाला फ़रीक जो है वो कोई तीसरा होगा। और तीसरा ऑप्शन जो लिया गया लोगों की जानिब से वो जहांगीर तरीन का था, जिससे सिर्फ 13% वोट जो है वो पोल किए गए। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्रेडिट ज़रूर लूँगा आपसे कि आज जब ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई है तो मैंने सबसे पहले ये ख़बर मीडिया पे, सोशल मीडिया पर भी ब्रेक की है और अपने चैनल के ऊपर भी ब्रेक की है 92 न्यूज़ के ऊपर। और मैंने बताया कि ये दरख्वास्त जो 11 जनवरी को बहुत सारे चैनल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करवा दी गई थी, वो दरख्वास्त आज 16 दिन के बाद बाकायदा जो है वो तहरीरी शक्ल में अदालत उज़्मा में दायर की गई है। इस दरख्वास्त में जो मोटी मोटी बातें की गई हैं वो भी आप नाज़रीन के साथ शेयर कर लेते हैं, और फिर जो कानूनी सवालात हैं उन कानूनी सवालों पर जो है वो आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। इन दरख्वास्त में नाज़रीन जो मोटी मोटी बातें की गई हैं वो वही बातें हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ट्रायल कोर्ट की तरह से गवाहान के जो बयानात हैं वो रिकॉर्ड नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट में गवाहान पर जिरा नहीं हो सकती, और अगर किसी सियासतदान पर आर्टिकल 62(1)(f) का इतलाक़ करना है तो उसके लिए एक कम्पिटेंट फोरम का डिक्लेरेशन होना चाहिए जो बाकायदा एक ट्रायल करके आर्टिकल 62(1)(f) का फ़ैसला दे सके। दरख्वास्त में कहा गया है कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट एक ट्रायल कोर्ट नहीं होती, इसमें समरी प्रोसीडिंग होती है, इसमें इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग होती है, इसमें आर्टिकल 184(3) की प्रोसीडिंग होती है जिसमें कोई अपील का हक नहीं दिया गया, राइट ऑफ अपील नहीं दिया गया। तो लिहाजा आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहय्यात नाहली नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये भी कहा गया है, ये प्रपोजल पेश किया गया है और इस्तदा में भी इस प्रपोजल को शामिल किया गया है कि जिस भी केस के अंदर
अगर किसी रुकने पार्लिमान की अहलियत को चैलेंज किया गया है तो वो अहलियत जो होगी सिर्फ उसी इलेक्शन की हद तक होगी और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो उसी इलेक्शन के हद तक होगा, उस टेन्योर की हद तक होगा। और वो टेन्योर 5 साल का गुजरने के बाद अगले इलेक्शन में जिस भी सियासतदान के खिलाफ आर्टिकल 62(1)(f) का फैसला आएगा वो अगले इलेक्शन में इंतखाबात लड़ने का और पार्लियामेंट का रुकन बनने का मुकम्मल तौर पे अहल होगा। तो ये दरख्वास्त आज अदालत उस्मा में दायर कर दी गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आर्टिकल 84(3) के तहत ये दरख्वास्त दायर की गई है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले का नोटिस लेके इस पर बाकायदा समाअत करे और फैसला जो है वो सादर किया जाए, ताहयात नाहिली को जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन आर्टिकल 84(3) का मुकदमा इसमें हमेशा सबसे पहले जब आप दरख्वास्त दायर करते हैं, दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है, तो देखना तो ये होगा कि इसमें अदालत 3 रुकनी बेंच बनाता है, क्योंकि इससे पहले जो ताहयात नाहिली का फैसला है वो 5 रुकनी बेंच दे चुका है। 3 रुकनी बेंच अगर बनेगा, लाजमी सी बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट बार के वकील अदालत में पेश होंगे तो वो अदालत से दरख्वास्त करेंगे कि इसमें 5 रुकनी या 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाए। लेकिन सबसे पहला जो मरला होगा जिसे अबूर करना होगा इस दरख्वास्त को एक्सेप्टेबल बनाने के लिए कि क्या ये दरख्वास्त काबिल कबूल है, काबिल समाअत है, इसके ऊपर जो है वो आर्गूमेंट करना होंगे। इस बात पे आर्गूमेंट नहीं होंगे कि ताहयात नाहिली हो सकती है, नहीं हो सकती। सबसे पहले अदालत में ये साबित करना पड़ेगा कि यह बुनियादी हकूक़ का मामला है, यह अवामी मफादे आमा का मामला है, यह अवामी दिलचस्पी का मामला है। इन 3 पॉइंट्स के ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन भून के जो वकला हैं, जो पूरा एक पैनल 3 से 4 वकला का अदालत के सामने पेश होगा, अगर अदालत को मुतमिन कर सकेंगे तो तब यह दरख्वास्त काबिल कबूल होगी। लेकिन साथ ही साथ अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस होगा, अटॉर्नी जनरल भी अदालत को असिस्ट करेंगे, फिर जो है वो दरख्वास्त के काबिल कबूल होने पर, काबिल समाअत होने पर फैसला होगा और फिर अदालत आर्टिकल 62(1)(f) के ऊपर अपना फैसला जो है वो करने की मजाज होगी। अब हम दूसरी खबर जिस पर हम बात करना चाह रहे थे कि मरियम नवाज़ की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें ज़ेर अल्तवा हैं, इन अपीलों से मुतल्लिक नैब की अंदर की खबर क्या है। माफ़ी चाहता हूँ नाज़रीन, अभी तबीयत जो है पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। तो पीर के रोज़ जो सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है कि जस्टिस आयशा मलिक साहबा की तकरीब हल्फ बर्दारी हुई और उसके बाद नैब के एक दफ्तर में भी जाना हुआ और नैब के किसी एक बड़ी आला शख्सियत के साथ मुलाकात हुई। उससे मैंने पूछा, बल्कि मैं पूछ बैठा कि आप ये बताएं कि सर जी कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट सवालात पूछ रही है, आप सवालों का जवाब नहीं दे रहे, एक छोटा सा डॉक्यूमेंट्स आपने अदालत के सामने रखना है कि मरियम नवाज़ लंदन फ्लैट्स की बेनिफिशियल ऑनर कैसे है, तो आप ये चीज़ें अदालत में आपके वकला क्यों नहीं पेश कर रहे। तो उस शख्सियत की जानिब से बताया गया कि जो मरियम नवाज़ ने बरियत की दरख्वास्त दायर की है, होना ये चाहिए कि उस दरख्वास्त को जो है वो सबसे पहले डिस्पोज ऑफ किया जाए। जब तक वो दरख्वास्त डिस्पोज ऑफ नहीं होगी तो जो मरकज़ी अपील है उस पर समाअत नहीं हो सकी। उस बड़ी काइंड शख्सियत की जानिब से भी कहा गया कि हमने जो जवाब जमा करवाया है वो उसी मुतफर्रिद दरख्वास्त का जो मरियम नवाज़ ने बरियत की दायर की है उसी दरख्वास्त का हमने जमा करवाया है और जो केस की रिपोर्टिंग हो रही है वो दुरुस्त नहीं हो रही, रिपोर्टिंग को दुरुस्त अंदाज में नहीं किया जा रहा। अच्छा, जो साहब ये बता रहे थे बड़े अच्छे हैं, बड़े अपना हम्बल भी हैं, हमेशा उनसे उन्होंने गाइड भी किया है, बड़ा उनका जो रवैया रहा बड़ा शफकत वाला रवैया रहा। लेकिन उनका जवाब सुन के मुझे हैरानी ये हुई कि लगता ये है कि जो अदालत में होता है वो नैब के हुकाम तक भी नहीं बताया जाता कि अदालत पूछ क्या रही है और हम आगे बताते क्या हैं। इसमें भी मुझे लगता है कि बहुत सारी गड़बड़ मौजूद है। जो मुतफरिक दरख्वास्त मरियम नवाज़ साहबा ने अदालत में दायर की थी उस पर इरफान कादिर साहब ने अपने इब्तदाई दलाइल दे दिए हैं और उन दलाइल की रोशनी में ही वो 12 से 13-14 सवाल अदालत ने पूछे थे और उसी बरियत की दरख्वास्त के ऊपर नैब ने तहरीरी जवाब भी दे दिया। लेकिन जो अदालत ने सवालों के जवाब पूछे वो उसी बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल होने के बाद पूछे थे। लेकिन जब मुझे उन आला शख्सी से मिलने का मौका मिला तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि जो कुछ अदालत में होता है नैब के हुकाम वो एग्जैक्टली जाके अपने आला हुकाम को नहीं बताते, उन्हें जाके किसी और तरीके से ब्रीफ किया जाता है, अदालत में कुछ और चल रहा होता है। लेकिन बहरहाल 10 फरवरी को देख लेते हैं कि 10 फरवरी को आया कि नैब के वकला उन सवालों का जवाब देते हैं या कोई नया मुद्दा जो है वो अदालत के सामने बयान कर देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मुमकिन तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक। 25 जनवरी को इजलास हुआ, मेरी तबीयत नासाज थी, मैं इजलास के ऊपर भी गुफ्तगू नहीं कर सका। 26 को भी तबीयत नासाज रही, 26 पर भी प्रोग्राम नहीं कर सका। तो एक दोस्त की जानिब से एक पिंच की गई कि आपने क्या हवा निकल गई, पीडीएम में जो बातें हो रही थी कि हम तहरीक अदम एतमाद लाएंगे, आपने उस पर बात ही नहीं की। तो मैंने उसे इतना ही लिखा कि आई एम नॉट वेल,
तो आज पीडीएम के इजलास के हवाले से मुमकिन तहरीक अदम-ए-एतमाद से मुतल्लिक़ क्या गौर व खौज़ हुआ वो आप नाज़रीन के साथ शेयर कर लेते हैं। लेकिन आपको मैं फिर भी वाज़ेह कर दूँ देखने वालों को कि मैंने हमेशा कहा है कि जो ज़राए की खबर है वो ज़राए की खबर है, जो किसी की कोड करके दी गई खबर है वो कोड की खबर है, और जो मेरी खबर है मैं आपको पहले बता दूं फिर दोबारा से इंश्योर कर दूं कि लड़ाई दो बंदों के लिए है और वो उसमें इमरान खान नहीं है। लड़ाई है नवंबर 2022 वाले से। तहरीक अदम-ए-एतमाद लाने के लिए जो कोशिश की जाती हैं वो उसके लिए की जाती हैं, ये मेरा अपना एनालिसिस है। इसमें इमरान खान को हटाने में कामयाब होते हैं नहीं होते, कोई लेटर ऑफ थैंक्स आ जाता है, ये आइंदा आने वाले दिनों में पता चलेगा। अब हम बात कर लेते हैं मुमकिन तहरीक अदम-ए-एतमाद से मुतल्लिक। तो पीडीएम के सरबराही इजलास में चेयरमैन सेनेट के खिलाफ, उस्मान बुज़दार के खिलाफ और इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद का मामला ज़ेरे गौर आया और इस पर काफ़ी ज़्यादा बहस हुई। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि वो न्यूट्रल हो चुके हैं, लेकिन नवाज शरीफ ने भी कहा कि न्यूट्रल हो चुके हैं, लेकिन नवाज शरीफ ने कहा कि हमें फ़िलहाल जल्दी नहीं करनी चाहिए। जब तक हमारे नंबर पूरे ना हो जाएं, जब तक हम पूरी तरह से यकीन ना कर लें, जब तक हर तरीके से हम अपने इस सारी गेम को फूल प्रूफ ना बना लें, यकीन ना कर लें, हमें कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास नवंबर तक का वक्त मौजूद है। हमें किसी किस्म की जल्दी करने की ज़रूरत नहीं। तो इस वजह से जो है वो तहरीक अदम-ए-एतमाद के मामले पर मज़ीद गौर व खौज़ करने का फ़ैसला किया गया है। लेकिन कुछ ज़राए ये भी बताते हैं कि तहरीक अदम-ए-एतमाद के ऊपर अगर फ़ाइनल फ़ैसला हो जाता है, तमाम अपोजिशन जमातें इस बात पे मुत्तफ़िक हो जाती हैं, तो इसे लीड करेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लीडिंग रोल इसलिए दिया जाएगा क्योंकि उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास इस आर्ट की एक्सपर्टीज़ मौजूद हैं। 2018 में उन्होंने बलूचिस्तान की हुकूमत को डिस्टेबलाइज़ किया। उन्होंने सेनेट के अंदर मुस्तफ़ा नवाज़ को अपनी जो है वो आर्ट जो है वो दिखाई कि वो वहाँ पर उन्हें वो कामयाबी ना मिल सकी, उनकी नशिस्तें कम हो गई 2018 के इलेक्शन में। और फिर 2021 का जो सेनेट का इलेक्शन हुआ उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी किस तरीके से कामयाब हुए। तो ये चूँकि आर्ट आता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि लोगों को मैनेज किस तरह से करना है, तो ये अगर इत्तफ़ाक़ राय हो गया तो ये ज़िम्मेदारी, लीडिंग रोल जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है वो दिया जाएगा। ये मेरे पास अंदर की खबर है जो आप नाज़रीन के साथ हमने शेयर कर ली। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला भी आपका हामी और नासिर हो। मुझे इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।